कल वाली जो क्लास है वो हमने ख़त्म की थी यहीं पे कि टेबल के अलाइनमेंट्स वगैरह और बाकी इसके सेल्स की स्पेसिंग और ये वो चीज़ें, कलर और रोज लाइंस और जो कॉलम्स हैं उनको कैसे हमने मेंटेन करना है। आज थोड़ा सा आगे से चलेंगे। देखें, आपने डिजाइन के अंदर मैंने जैसे कि बताया था कि नफासत लेके आनी है, सफाई लेके आनी है। कोई भी एक्स्ट्रा लाइन, कोई एक्स्ट्रा कलर, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट, वो चाहे जितना मर्जी छोटा है, वो चाहे आपको नजर आ रहा है नहीं आ रहा, हमने उसको अवॉइड करना है। अब अगर आप यहाँ पे देखें इस हेडर को, तो इस हेडर के ऊपर बिल्कुल ये देखें टॉप एक ब्लैक बॉर्डर है और एक यहाँ पे ब्लैक बॉर्डर है। हम चाह रहे हैं ये ना हो, क्योंकि हमें सफाई तभी आएगी अगर हम सिर्फ ये ग्रीन पार्ट ही रखेंगे। तो मैं इन दोनों बॉर्डर्स को अगर खत्म करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करूंगा, उसी एरिया को टाइप टूल के ऊपर आगे इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने एक टॉप को और एक बॉटम को सिलेक्ट करना, बाकी सारे अनसिलेक्ट कर देने हैं। इसको भी और इसको भी। अब टॉप वाला और बॉटम वाला ये दोनों रह जाएंगे और ये यहाँ पे हमारे पास 1 पॉइंट के साथ लगा हुआ है, तो इसको सिंपली जाके हम नन कर देंगे और ये देखें वो ऊपर वाला और नीचे वाला बॉर्डर दोनों खत्म हो गए। अब ज्यादा क्लीन जो सा वो हमारे पास डिजाइन आ रहा है। तो ये चीज आपने हमेशा अपने डिजाइन के अंदर मेक श्योर करनी है। हर चीज मैं बार बार इस चीज को रिपीट करता हूँ कि अलाइनमेंट होनी चाहिए, प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए। अब ये देखें, अगर इसकी स्पेसिंग इतनी हो जाए तो ये बुरी लगेगी यहाँ से, ठीक है, बहुत ज्यादा स्पेसिंग है। तो आप इस स्पेसिंग को इतना ही रखें कि वो जचे पिक्चर्स के, हाँ इतनी तो यार बनती है स्पेसिंग, ठीक है। अच्छा, अगेन ये देखें, टेबल को अगर मैं यहां से स्टार्ट कर दूं, इतनी जगह खाली छोड़ दूं, तो वो बैलेंस ही आउट हो जाएगा हमारे डिजाइन का। तो अब वापस आते हैं इसके ऊपर। अच्छा, अब ये है फॉर एग्जांपल मैंने नीचे यहाँ पे एक पैराग्राफ और ऐड करना है इस टेबल के नीचे यहाँ पे, और मेरी मजबूरी है कि मैंने यहीं पे ऐड करना है। आगे नए वाले पेज से मैंने एक नई हेडिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो मेरा डिजाइन इस तरह से। अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने इस टेबल को थोड़ा सा मैं ट्राई करता हूँ कि थोड़ा छोटा कर लूं। फॉन्ट नहीं मैंने तब्दील करना, फॉन्ट इतना ही रहेगा जो मैं फॉन्ट इसका मैंने बनाया हुआ है। कितना है जी 15 पॉइंट्स। नो डाउट फॉन्ट काफी बड़ा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि फॉन्ट इतना ही रहे, फॉन्ट मेरा छोटा ना हो। तो ये फॉन्ट कितना है, ये तकरीबन 10 पॉइंट्स का है और ये 15 पॉइंट्स का है। चलें, इसको इतनी रहा। अब मैं इसको थोड़ा सा टेबल को छोटा करना चाह रहा हूँ, तो मैं कैसे करूंगा, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा इस तरह से और यहाँ से डायगनली इसको पकड़ के और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ इस तरह से मूव करवाना शुरू करूंगा, दिस वन, ठीक है। तो मेरा टेबल काफी छोटा, अगर आप देखें मेरे पास कितनी स्पेस जो है ना वो बच गई है। मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा इस लेवल पे ले जाता हूँ, तकरीबन दिस वन, और अब इसको यहाँ पे सेट कर लेता हूँ और अब मेरे पास स्पेसिंग इंक्रीज हो गई है, ठीक हो गया। और अब मैं अगर इसकी मजीद स्पेसिंग कम करना चाहता हूँ तो मैं इसकी मजीद स्पेसिंग को कम नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी अगर और स्पेसिंग हो जाए ना, तो मेरा फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट है और इसके बाद मैं एक और टेक्स्ट यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ और इसके बाद एक और लाइन यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ यार ये दो को लाइंस की स्पेसिंग अगर और बच जाए ना तो मेरा काम आसान हो सकता है। पहला काम मैं क्या करूंगा, पहला काम तो मैं ट्राई करता हूँ कि थोड़ा सा फॉन्ट को छोटा करके देख लूँ। तो अगर मैं फॉन्ट को छोटा करता हूँ, फॉर एग्जांपल 13 पॉइंट्स के ऊपर लेके आता हूँ, अब मैं इसको छोटा करूंगा तो अगेन जारी बात है मुझे स्पेसिंग मिल जाएगी यहाँ से, ठीक है। इतनी सी स्पेसिंग मिली है, इससे ज्यादा और स्पेसिंग मिल नहीं रही मुझे। मैं थोड़ा सा और फॉन्ट को छोटा करता हूँ, 10 पे लेके आता हूँ या 12 पे जो मेरा साइज है तकरीबन इतना। अब मैं इसको कोशिश करनी है आपने, ये उतना ही जितना ये साइज है उतना ही फॉन्ट का यहाँ पे साइज हो। अब मैं इसको मजीद छोटा कर रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रहा इसको, ठीक है। अब मैं इसको मजीद छोटा नहीं कर पा रहा, लेकिन मुझे अभी नजर आ रहा है कि ये देखिए इतनी स्पेस यहाँ पे खाली है, इतनी स्पेस, तो ये लाइनें अगर और क्लोज हो जाएं तो मेरा काम बन सकता है। नीचे वाला टेक्स्ट इजीली मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। अगर मैं इनको मजीद अगर ऊपर लेके जाना चाहूँ दिस वन, तो मैं कर सकता हूँ। उसके लिए ऑप्शन क्या है जी, उसके लिए एक तो ये है कि मैं सिंपली ट्राई करता हूँ सबसे पहले कि इस लाइन को एक एक को पकड़ के इस तरह से ऊपर की तरफ ले जाऊं, ठीक है, इस तरह करके, तो मेरे पास काफी स्पेसिंग बच जाएगी। दिस वन, दिस वन, ठीक है। पहली बात तो ये है कि इतनी ही स्पेसिंग होनी चाहिए, बिल्कुल ही वो
टेक्स्ट कंजेस्टेड नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरी मजबूरी है, मैं अगेन उसको थोड़ा सा छोटा करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको सेट कर लूँ ना, टेक्स्ट लगा के देखते हैं। तकरीबन यहाँ पे हमारा टेक्स्ट आ रहा है, थोड़ी सी अगर और स्पेस बच जाए हमारे पास, अब इसकी लाइन स्पेसिंग भी हमने इतनी ही रखनी है, थोड़ी सी अगर और स्पेस बच जाए तो उसके लिए अभी भी यहाँ पे गुंजाइश बाकी है, थोड़ा सा टेक्स्ट जा सकता है। ये क्यों नहीं अब जा रहा, मैंने इस चीज पे गौर करना है कि बस इससे ज्यादा नहीं, मैं जितना मर्जी उसको ऊपर लेके जाऊं नहीं जाएगा। इसकी रीजन ये है कि बेसिकली ये जो सेल्स हैं ना, जितने भी सेल्स हैं ये सारे, इनमें एक नेगेटिव स्पेस क्रिएट हुई है उस टेक्स्ट के इर्द गिर्द, कि इसके लेफ्ट साइड पे मैं आपको जस्ट समझाने के लिए ना यहाँ पे एक दफा इसके जो कॉलम्स है ना वो भी लगा देता हूँ, ताकि आपको थोड़ी सी आसानी पैदा हो जाए। ठीक हो गया। अब इस साइड पे या ऊपर या नीचे, फिलहाल इस साइड पे तो काफी स्पेस है, लेकिन जितनी स्पेस ऊपर नीचे है ना, इतनी ही टेक्स्ट के दोनों साइड्स पे है। तो मैं ये चाह रहा हूं कि ये स्पेस किसी तरीके से मैं कम कर दूं ना, तो मैं लाइन को मजीद क्लोज कर सकता हूं। तो वो स्पेस मुझे मिलेगी टेबल्स के सेल्स ऑप्शन के अंदर। मैं जैसे इसको ऑल को सिलेक्ट करूंगा, ये देखें दिस वन, और अब मैं जाऊंगा टेबल और अपने सेल्स ऑप्शंस के अंदर, और सेल्स के ऑप्शन के अंदर कोई भी आप ओपन कर लें, टेक्स्ट कर लें, ग्राफिक्स कर लें। यहाँ पे जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे ऊपर वो दोबारा आपको ऑप्शन नजर आ जाएगी ग्राफिक्स की, और कोई एक ओपन कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पे ये देखें, टेक्स्ट सेल के अंदर जो टेक्स्ट मौजूद है ना, उसका सेल्स के इर्द गिर्द टॉप बॉटम लेफ्ट राइट के ऊपर 0.0556 इंचेस का जोन सा ना वो मार्जिन रखा हुआ है उसने, ये उसके इर्द गिर्द है। तो मैं इसको 0 कर देता हूं, अगर इसको 0 कर देता हूं, इस वन 0 और ओके इसको कर दूंगा। और अब मैं अगर देखूंगा तो मेरे पास स्पेस मजीद, ये देखें, मैं इसको मजीद यहां से मैनुअली छोटा, अब तो मैं जितना मर्जी उसको छोटा कर लूं ना, कि वो चाहे टेक्स्ट एक दूसरे के ऊपर यहां तक, ये देखें, इसको मैं मजीद कर सकता हूं। कि बड़ी मजबूरी है जी, आपका टेक्स्ट आपने इतनी रखना है, खैर इतना आपने रखना नहीं है, क्योंकि थोड़ी बहुत आपने स्पेस जरूर छोड़नी है। ये कि ना, ऐसे तो इतना कंजस्टेड टेक्स्ट लग रहा है, तो आप इतनी सी तकरीबन इतनी सी स्पेस आप जरूर छोड़ेंगे, कम से कम इतनी स्पेस जरूर छोड़ेंगे। ठीक है, अब देखें हमारे पास तकरीबन काफी जगह नीचे बन गई है। तो जब आपने किसी ऐसी जगह पे फंसते हैं कि जी आपने छोटा नहीं करना है, तो आप टेक्स्ट की जोन से ना उसकी लाइंस को जो मार्जिन है उसको कम कर लेंगे। इसके बाद एक और ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, इसको मैं कंट्रोल जी कर रहा हूं, एक दफा सबको वापस उसकी पोजीशन पे लेके आ रहा हूं। अब हम वापस आते हैं अपने टेबल, दोबारा सेल्स, और एक दफा सेल्स की सारी ऑप्शंस के देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या हमें ऑप्शंस मिल रही हैं। क्योंकि ये सिलेक्टेड नहीं हो रही, तो मैं दोबारा से टेबल को सिलेक्ट करके इसको ओपन करूंगा। अब आएंगी दूसरा, अगेन अलाइनमेंट है, मेरा टेक्स्ट टॉप पे अलाइंड है, यहाँ मैं प्रीव्यू ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये देखें, ये सिंपली वही है जो हम यहाँ से भी चेंज करते रहे हैं। ठीक है, सेंटर के अंदर है, बॉटम के अंदर है, जस्टिफाई वर्टिकली, ये जस्टिफाई करेगा तो मैं जैसे हम तकरीबन इसको सेंटर पे रखेंगे। ओके जी, बेसलाइन ऑफसेट्स ये छोड़ दें, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं आते। ग्राफिक्स के अंदर सेल्स इंसर्ट, ये जब हम उस तरह वाले टेबल्स को करेंगे तो आ जाएंगे। अगेन ये वही सारी प्रॉपर्टीज है जो हमारे पास यहाँ पे ओपन होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ना ये देखें, वेट का ऑप्शन है 0.5, ये सारी जो लाइंस है ना ये 0.5 पीटी की वेट पे लगी हुई है। अगर मैं इनको इंक्रीज करता हूँ, दिस वन 1, वो ये देखें आपकी लाइंस इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है, पॉइंट्स वही प्रॉपर्टी जो यहाँ पे है, इसको मैं दोबारा 0.5 के ऊपर ले आता हूँ। और मैं फिलहाल पहले ये चाहता हूँ कि ये कॉलम वाली लाइन बीच में मैं खत्म कर दूं जरा एक दफा के लिए। तो मैं इन सबको इनको सबको सिलेक्ट करके और इसको नन कर देता हूँ। ठीक है, कॉलम्स खत्म हो गए, कॉलम्स भी और साइडों वाले भी। अगेन मैं चीज रिपीट बार बार करता हूँ कि वही चीजें खत्म होगी जो सिलेक्टेड होंगी, सिलेक्ट करके। और अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी ये वाली जो लाइन है ना, मेरे जो जहां से मेरा स्टार्ट हो रहा है, सेल स्टार्ट हो रहे हैं जो रोज हैं वहां से, और जो बॉटम वाली है इसका जो कलर है मैंने चेंज करना है। तो सिंपली आप यहां से भी उसका कलर कोई भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं ये ब्लू रखना चाह रहा हूँ, ऑरेंज रखना चाह रहा हूँ, तो ऑरेंज
चेंज कर दूंगा। यहाँ पे अगेन टाइप है कि आपकी जो लाइन है, ये जो रोज की लाइन है ये किस तरह की होंगी, तो डैशेस के ऊपर करेंगे तो डैश लाइंस आ जाएंगी और बाकी सारी लाइन इसी तरह से अप्लाई हो जाएंगी। ओके जी, आगे सेल फिल है। सेल को किस कलर का आपने फिल करना है, अगेन वो सेटिंग है यहाँ पे। तो मैं इसको आगे टिंट है, ये देखें जी टिंट क्या होता है। मैंने शेड्स और टिंट्स आपको पढ़ाए थे। शेड्स वो होते हैं जो डार्कर की तरफ जाते हैं, टिंट्स वो होते हैं जो लाइट की तरफ आते हैं। मैंने यहाँ पे ये एक कलर ऐड किया, सेल फिल का कलर। एक तो ये है ना कि आप डायरेक्टली इनको फिल करके यहां से भी कर सकते हैं कलर, लेकिन ये चीज एक डिफरेंट चीज है। जब यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको मैं सिलेक्ट करके टेबल सेल्स ऑप्शन, ग्राफिक्स के अंदर हम काम कर रहे थे और स्ट्रोक्स एंड फिल के ऊपर हम काम कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसका फिल का दिस वन रखा और उसके बाद इसका टिंट इंक्रीज डिक्रीज करूंगा। टिंट डिक्रीज करूंगा तो ये बेसिकली ओपेसिटी की तरह पे काम करता है, तो ओपेसिटी कम हो जाएगी। तो इस कलर की मैं चाह रहा हूँ कि 20% ओपेसिटी में रखूँ। 20% ओपेसिटी रख के और इसको ओके करूंगा तो ये देखें आप इसको पूरे टेबल को उसने इस तरह का कलर कर दिया, ठीक है। अगेन मैं टेबल्स के ऑप्शन पे सेल्स ऑप्शन के ऊपर आप इसको Alt Control 8 भी कर सकते हैं डक्ट ऑप्शन ओपन करने के लिए। Alt Control और ऑप्शन 8 आ नहीं रही यहाँ पे, क्या इशू है। सेल्स ऑप्शन, सॉरी बी 8 नहीं है, बी Alt Control बी, तो डायरेक्टली इस ऑप्शन के ऊपर भी हम आ जाएंगे स्ट्रोक एंड फिल को। अच्छा जी, इसके बाद रोज एंड कॉलम्स अगेन। अच्छा, ये जो सेटिंग्स है ये देखें, यहाँ पे रोज एंड कॉलम के रो की जो हाइट है एटलीस्ट 0.022 इंचेस के ऊपर है, एटलीस्ट इतनी हो, इससे कम ना हो। अगर मैं इसको इससे कम कर दूंगा तो ये देखें आप पीछे नोट करें कि ऑटो के तौर पे वो बिल्कुल उसको कम कर देगा। अगर मैं बिल्कुल इसको जब 0.0417 इससे कम नहीं हो रही तो टेक्स्ट बिल्कुल साथ जुड़ गया आके। यहाँ पे मैं अगर एटलीस्ट की ऑप्शन है तो मैक्सिमम की जो ऑप्शन है, मैक्सिमम के अगर आप उस टेबल को ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कंट्रोल कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो सेल्स की ओपनिंग है वो इतनी हो, इससे ज्यादा ना हो, तो वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जी डायगोनल लाइंस, इसकी हमें अभी जरूरत नहीं है तो इसको रहने देते हैं। ये टेबल्स की ऑप्शन, इसी सेल्स की ऑप्शन। इसी तरह हमारे पास टेबल्स के ऑप्शन मौजूद है। टेबल सेटअप के अंदर आप जाएंगे, टेबल सेटअप, रो स्ट्रोक्स, कॉलम फील्ड्स, हेडर शेप। ये देखें टेबल सेटअप के अंदर वही सारी प्रॉपर्टीज हमें नजर आ रही हैं जो हमने सेट की हुई हैं। 7 रोज हैं, 5 कॉलम्स हैं, 1 हेडर रो है। टेबल बॉर्डर है, यहाँ पे जो टेबल का साइड पे बॉर्डर है कितने इंचेस का, 0.5 इंचेस का। यहाँ मैं गेम प्रीव्यू ऑन कर लेता हूँ तो आपको नजर आ जाएगा। उस बॉर्डर का कलर कौन सा आपने देना है। फॉर एग्जांपल जी मैं ये वाला कलर देना चाह रहा हूँ, तो ये देखें आप साइडों में सारे टेबल के इर्द गिर्द बॉर्डर आ गया इस कलर का, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी सारी अभी रिलेटेड नहीं है। टाइप अगेन के उस बॉर्डर का आपने हम डैशेस लाइन करना चाह रहे हैं तो वो डैशेस के अंदर हमारी ये कर देगा। ये अगर आप देख लें प्रीव्यू के अंदर तो ये देखें उसने जो टेबल की ये देखें डैशेस के अंदर किया उसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगेन इस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे टेबल्स और टेबल ऑप्शन के ऊपर ओके। इसके बाद रोज और यहाँ पे फिल्स के ऊपर आते हैं। अच्छा, ये फिल्स वाली आपने चीज देखनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं चाह रहा हूं कि मेरा टेबल जितना भी ये बड़ा टेबल है ना, इसमें ऐसा हो कि एक जो रो है ना वो एक कलर की हो, दूसरी और कलर की हो, तीसरी और कलर की हो, और फिर चौथी फिर पहले वाले कलर की और दूसरी जो है फिर रिपीट हो। अक्सर आपने टेबल्स देखे होंगे उनमें रेपिटेशन आ रही है और वो बहुत खूबसूरत टेबल लगता है। मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे मैंने को सिलेक्ट किया, टेबल के ऑप्शन पे गया, यहाँ पे सॉरी टेबल और Alt Control Shift B से भी आप लेके आ सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे फिल्स के ऑप्शन के ऊपर सबसे पहले ऑप्शन चेक करें। पहली है एवरी अदर रो, इसका क्या मतलब है, हर दूसरी रो, पहली छोड़ के दूसरी। उसके नेक्स्ट क्या है, एवरी सेकंड रो, के पहली छोड़ के दूसरी छेड़ के तीसरी सेकंड रो। इसी तरह थर्ड रो, फिर कस्टम रो, फिर एवरी अदर कॉलम। अगर आपने कॉलम, हम एक एक करके देख लेते हैं। पैसा तो पहले मैं एवरी अदर रो को सिलेक्ट करता हूँ। वो कहता है कि फर्स्ट रो का कलर क्या होगा। मैं फॉर एग्जांपल उसको कहता हूँ कि फर्स्ट रो का कलर ये हो और 20% वो टिन हो, ठीक है। और इसको मैं एक कलर ये देता, दूसरी नेक्स्ट रो जो सा मैं कह रहा हूँ रो 2, इसका मैं कलर कह रहा हूँ
ये वाला हो और ये भी तकरीबन 20% तक टिन हो, और इसको मैं ओके करता हूं। अब आप चेक कीजिएगा कि ये देखें कि हर एवरी अदर रो, ठीक है ना, तो उसने उसको इस तरह से सेट कर दिया कलर्स को। अब मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करते तो नेक्स्ट ऑप्शन पे जाता हूं, टेबल ऑप्शंस, और फिल के ऊपर दोबारा आता हूं और मैं यहां पे इसको 0 कर देता हूं। जस्ट मैंने फर्स्ट रो जो सी है ना उसको कलर दिया, बाकी को नहीं दिया। और अब मैं इसको ओके करके देखता हूं। अब आप इसको नोट कीजिएगा, सॉरी, टेबल ऑप्शन, जो मैं इसको अनेबल तो नहीं कर दिया, इसको मैं नन करता हूं 1 मिनट के लिए। और यहाँ पे कस्टम रो हुई थी एवरी अदर रो, हाँ दिस वन, एवरी अदर रो चेक करनी है। अब मैंने अच्छा दूसरे वाले को नन किया हुआ है, कोई कलर नहीं दिया, और पहले वाले को मैंने एक कलर दे दिया। और अब आप चेक करें, अब हर अगली रो, वो जिसको कलर नहीं दिया उसको उसने व्हाइट कर दिया, ठीक है। तो आमतौर पे आपको इस तरह के टेबल मिलते हैं। आप देखिएगा, मैं इस टेबल को थोड़ा सा साफ कर देता हूं तो ये कितना खूबसूरत टेबल बनेगा। मैं इसकी जो डैश लाइन है इसको सबसे पहले तो खत्म करता हूं, मुझे डैश लाइन नहीं चाहिए, इसलिए मैं 0 पीटी के ऊपर या इसको नन कर देता हूं। जो टेबल का सेटअप है, जो टेबल की सारी सेटिंग है, वो देखें, वो जो साइड की रोज है वो खत्म हो गई हैं। अब ये मेरे कॉलम्स हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करके कॉलम और साइडों वाली रो दोनों, इसको मैं नन कर देता हूँ यहाँ। तो ये देखें मेरे पास एक कितना खूबसूरत टेबल बन गया। अगेन मैं चाहता हूँ कि अब मुझे ये दरमियान वाली लाइंस की जरूरत ही नहीं है, अब तो प्रॉपर कलर मेंशन हो गया। तो मैं इसको सिलेक्ट करके अगेन ये जो सेंटर वाली लाइंस है इनको भी नन कर देता हूं। तो ये देखें अब कितना एक नीट एंड क्लीन टेबल जो है वो मेरे पास बन गया है। तो आप इसकी हेल्प से टेबल के साथ मुख्तलिफ तरीकों से प्ले कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब इसके बाद जो एक नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास पैराग्राफ ओवरलैपिंग की। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास ये एक इमेज है यहां पे, दिस वन, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख रहा हूं, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। इस तरह करके मेरे पास एक टेक्स्ट है, और अगेन यहाँ पे भी एक पिक्चर लगा देते हैं। चलें इसको टेबल को एक साइड पर कर लेते हैं और ये इसको जरा कंप्लीट फुल कर देते हैं टेक्स्ट को। ये मेरे पास एक टेक्स्ट आ गया, फर्ज कर लेते हैं पूरा इस तरह से एक टेक्स्ट है। अब मैं चाह रहा हूं कि जहां जहां पे मेरी पिक्चर है ना, टेक्स्ट उसके पीछे ओवरलैप हो रहा है, मतलब पिक्चर उसके ऊपर ओवरलैप कर रही है। तो मेरी जो जहां पे पिक्चर्स आ रही है ना, वहां पे टेक्स्ट ना आए, बाकी जगह पे सारा टेक्स्ट लिखा जाए, लेकिन टेक्स्ट की जो पैराग्राफिंग है वो सेम रहे, वो चेंज ना हो। तो मैं क्या करूंगा कि अपनी पिक्चर को सिलेक्ट करूंगा सबसे पहले यहाँ पे, और उसके बाद मैं यहाँ पे ऑप्शन मुझे मिलेगा ओवरलैप का, या तो मैं लेफ्ट क्लिक करके भी यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे मेरी प्रॉपर्टीज में वैसे ही ऊपर नजर आ रहा है, ये देखें, ठीक है। ये है नो टेक्स्ट रैप, कि यहाँ पे फिलहाल कोई टेक्स्ट रैप नहीं हो रहा। जैसे ही मैं इस वाले पे सबसे पहले चेक करते हैं रैप अराउंड द ऑब्जेक्ट शेप, कि जो टेक्स्ट है ना वो रैप हो जाए ऑब्जेक्ट की शेप के अकॉर्डिंग। मैं जैसे अब मैंने इस पिक्चर को सेलेक्ट किया हुआ है, मैं जैसे इसको यहाँ से प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरा यहाँ पे उस पिक्चर के पीछे से सारा टेक्स्ट हट गया, वो साइडों पे आ गया। लेकिन अब मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो है एटलीस्ट थोड़ी सी स्पेस छोड़े साइडों पे, ताकि मुझे पता चले। तो वो मैं स्पेस यहाँ से इंक्रीज कर सकता हूँ। सॉरी, ये नहीं है ऑप्शन, मैं बजाय वहां से करने के ना मैं प्रॉपर्टीज में से कर लेता हूँ। मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और सबसे पहले हमारे पास ये था ना, फॉर एग्जांपल दिस वन था नो टेक्स्ट रैप, यहाँ पे था। अगर मैं थोड़ा सा तो यहाँ पे कर दूं जरा, वो क्लियरली नजर आ जाएगा दिस वन। अब मैं प्रॉपर्टीज के ऊपर आ गया हूँ, ये देखें मैं सबसे पहले रैप अराउंड बॉन्डिंग बॉक्स करता हूँ इसके ऊपर, बल्कि इसके ऑप्शन के ऊपर हम पढ़ रहे थे ना। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो इर्द गिर्द का जो टेक्स्ट है ना, ये थोड़ा सा उससे स्पेस क्रिएट करे, तो यहां से मैं वो स्पेस इंक्रीज करूंगा। तो इसको मैं सबसे पहले तो ये क्योंकि बॉटम से कर रहा है, एक बॉन्डिंग बॉक्स, हाँ ठीक है, यहां से मैं इसको इंक्रीज करूंगा। फॉर एग्जांपल ये आप लिंक हुआ है तो चारों साइडों पे ये स्पेस इंक्रीज करेगा, और आपको ये हल्की सी स्पेस यहाँ पे नजर आ रही होगी, ठीक है। तो ये इस टेक्स्ट से हटके मैं इसको यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल ले आता हूँ
दिस वन, वो प्रॉपर एक यहाँ से शुरू हो रहा है, आगे यहाँ से पिक्चर स्टार्ट हो रही है। ये देखें, ये जो हल्की सी लाइन आ रही है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, अब मैं इसको अगर कम करना चाहूँ तो मेरा टेक्स्ट उतना करीब आएगा उसके, अगर उतना मैं दूर उसको करना चाह रहा हूँ यहाँ से, ताकि इतनी स्पेस छोड़ दे और बाकी यहाँ पे टेक्स्ट है। अगेन यहाँ पे मैं करके देखता हूँ टेक्स्ट बाउंड्री, और यहाँ पे ये देखें, तो इस तरीके से के साथ मैं जो रैपिंग है उसको कंट्रोल सिखा सकूँ कि जहाँ जहाँ पे इमेज आ रही है उसको छोड़ दो, बाकी सारे को जो है ना वो तुम ऐड कर दो। जब जो लेटेस्ट टूल है उसके अंदर और भी बहुत जबरदस्त ऑप्शन है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। अब हम जब पीएनजी इमेज को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे आप एक जो सा वो शेप क्रिएट करके, अब क्योंकि मेरे पास पीएनजी में चेक करता हूँ, अगर मेरे पास है तो मैं लेयर कहता हूँ, मैं इन दोनों को डिलीट कर रहा हूँ। अब मेरे पास आ गया ट्रैक्टर। यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ एक मैगजीन लिखा हुआ, आमतौर पे ना ये अखबार या न्यूज़पेपर के अंदर ना इस तरह से, मैगजीन्स के अंदर इस तरह से होता है दिस वन। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस ट्रैक्टर के इर्द गिर्द, फॉर एग्जांपल ये ट्रैक्टर एक लाइन आए यहाँ तक, उसके बाद अगली यहाँ 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 यहाँ, जैसे जैसे ट्रैक्टर की शेप है ना वैसे ही मेरा टेक्स्ट प्लेस हो। तो उसके लिए ऑप्शन मैं क्या करूंगा, अगेन आपने सबसे पहले तो एक इस ऑप्शन के ऊपर आते हैं। ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली इशू ये कर रहा है कि हमारी इमेज तो, क्योंकि पीएनजी तो इमेज है नहीं, इवन इफ अगर ये पीएनजी भी होती तो फिर भी ये था, प्रॉब्लम ये था कि इसका कंटेनर तो इतना ही है ना, ये कंटेनर के गिर्द जो है वो स्पेस छोड़ रहा है। तो यहाँ पे एक आप ये कह लें कि जुगाड़ तरीका जो है वो सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं। तो वो कैसे है, मैं इसको 0 करता हूँ, मैं यहाँ पे ना पेन टूल की हेल्प से, सॉरी तो 0 0 कर देते हैं सारे को। मैं पेन टूल की हेल्प से सबसे पहले एक शेप क्रिएट करता हूँ कि तकरीबन यहाँ से लेके अब हल्के रफ सी शेप सिर्फ, चले। अब मैंने यहाँ पे एक शेप क्रिएट कर ली है जो कि मेरी, मैं सॉरी शेप कहाँ पे गई है, ये दिस वन। तो मैं कलर दे लेता हूँ शेप को ताकि वो मुझे इजीली नजर आए, सॉरी। इसको एक कलर कर लेते हैं ना, तो वहां पे नजर नहीं आ रही मुझे वैसे। अब इसको यहाँ पे लेके आते हैं, तो ये मैंने एक शेप क्रिएट किया है, थोड़ा सा सेट दोबारा कर लेता हूँ, ये एक रफ से स्पेस क्रिएट कर ली। अब मैं इस शेप के जो गिर्द है ना वो बेसिकली एक टेक्स्ट को रैप करवाऊंगा कि तकरीबन इतना जोन सा है ना इस शेप के गिर्द, अगर मैं इसको देता हूँ, ये जहाँ पे वो जरूरत पड़ी सकते हैं, मैं इसको अनग्रुप करूंगा तो कोई भी कलर, फॉर एग्जांपल दिस वन, ये एक प्रॉपर फाइल उसी तरह की बन के आ गई है, मैं कोई भी कलर चेंज कर सकता हूँ इजीली। लेकिन समटाइम क्या होता है, समटाइम फॉर ये देखें ना, मैं इसको इस तरह से, फॉर एग्जांपल मैं इसके ये पैंट कलर चेंज करना चाहता हूँ तो रेड, तो मैं इसको जस्ट सेलेक्ट करके यहाँ पे कोई भी रेड कलर दे दूंगा, दिस वन, तो मैं इजीली चेंज कर सकता हूँ दूसरा भी सिलेक्ट करके। तो अकॉर्डिंग टू डिजाइन के, आपके डिजाइन के अंदर थीम क्या चल रहा है तो वो आप इजीली कर सकते हैं। अगेन इसका ये वाला बैकग्राउंड कलर आपने वैसे ही रिमूव करना जी, अच्छा नहीं लग रहा तो रिमूव कर देते हैं। सिंपल, आप देखिए कितनी प्यारी इलस्ट्रेशन। आप इसको सिंपली बाकी कलर्स सारे इस तरह से सिलेक्ट करके, तो इसको ब्लू करना चाह रहे हैं हम क्योंकि ये ऑरेंज और ब्लू के कलर की है, तो इस तरह से कर देते हैं, ये ज्यादा प्यारी लगेगी। और ये हमारा पार्ट जो है ना वो ऑरेंज हो जाएगा इस तरह से। आप उसी अ, अ, अब ये जो ग्रीन है मैं ये सारा सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक दफा शिफ्ट प्रेस करके सारे सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं। तो अगेन यहाँ पे हम जाएंगे और इसको ब्लू कर दें या ऑरेंज कर दें, ऑरेंज ही हम कर देते हैं। इस तरह करके आप पूरी अपनी जो डिजाइन है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। अब कोशिश करें ये वाली जो लाइंस है इनको आप वाइट करेंगे तो वो ज़्यादा प्रोमिनेंट आएंगे, ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी। इस तरह से करके वाइट करेंगे। ये जो इसके शोल्डर्स हैं
या ये जो बाकी हैं लाइंस, इसको भी एक दफा हम वाइट करके देख लेते हैं। तो हाँ, ये हमारे पास ज़्यादा खूबसूरत आ रही है। चेयर का कलर चेंज कर देते हैं यहाँ से तो दिस वन कलर, लेकिन इससे थोड़ा सा डार्क ले आता हूँ दिस। तो इसको अगेन इसका जो बॉर्डर है वो हम या तो नन कर देते हैं, वाइट कर देते हैं, वाइट कर देते हैं। ये देखें ये कितनी प्यारी एक इलस्ट्रेशन को आप इजीली जो सा वो चेंज कर सकते हैं। शो कलर हम उसका चेंज कर देते हैं उसी डार्क के साथ बजाय कि ब्लू करने के, ठीक है। और ये जो इसका स्ट्रोक है इसको मैं इसको ऑरेंज कर देता हूँ। ये वाला सोल है इसका, तो इसको भी हम ऑरेंज कर देते हैं। ओके, काफ़ी ज़बरदस्त कंट्रास्ट बन गया। यहाँ पे आप अपनी कंपनी का लोगो लगा सकते हैं अगर लगाना है आपने तो। ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, इसको अब अगेन वन वन करके पिक करके मुझे करना पड़ेगा। तो हमने लगा लिया, ये तो हमारे लिए हो गया काफ़ी आसान काम। लेकिन अगर आपकी शेप इस तरह की तो मैं इसको डबल कर देता हूँ या 3 पे ले जाता हूँ। कुछ डिजाइन होते हैं काफी कम्प्लेक्स होते हैं वो इस तरह की, फॉर एग्जांपल वो इस तरह की शेप बनी हुई है और अब आप इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके और आप इसको पेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखें ये क्या होगी, इसके गिर्द डॉटेड लाइंस नहीं है, ठीक हो गया। तो ये एक जो सा ना वो, और आप इसको कोई कलर नहीं चेंज कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते इस ऑब्जेक्ट का। तो बाद दफा खास करके जब आप रियल एस्टेट के कैटलॉग बना रहे होते हैं ना, उनके अंदर जो फ्लोर प्लान होते हैं वो मल्टी लेयर होते हैं। अगर आप इसको पढ़े ना, जब मैं इसको पेस्ट करूंगा यहाँ पे, हम सॉरी, तो वो वार्निंग क्या देता है देखिए, दिस कंपाउंड वुड क्रिएट अ लार्ज नंबर ऑफ पेज आइटम एंड वुड severely degrades performance, data will be placed as embedded EPS file, ठीक है। तो इशू ये है, वो कह रहा है कि ये मल्टीपल लाइंस है जो कि आपके सिस्टम को डिग्रेड, परफॉर्मेंस को डिग्रेड करेगी, इसलिए मैंने इसको एम्बेडेड बेसिकली कंपाउंड पाथ के अंदर वो यहाँ पे इस इमेज को लेके आया। तो इसने ये मतलब सीन किया। अब हम अगर इसको एडिट करना चाहते हैं तो हमने क्या करना है, कलर चेंज करना चाहते हैं या कोई ऐसा, तो उसके लिए जो बेस्ट तरीका होता है ना वो ये होता है कि आपके पास ये फाइल है ना, लेट्स सपोज आप यहाँ पे उसके कलर चेंज करें। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने कलर चेंज किया, अब कोई भी कलर चेंज हो गए, ओके जी। अब मैं इस फाइल को सिंपली यहाँ पे है ना, ये सॉरी यहाँ पे इसको मैं जस्ट हार्डबोर्ड थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि वो पूरी इमेज उस हार्डबोर्ड के अंदर आ जाए। दिस वन, सॉरी दिस वन। अब मैं करूंगा सबसे पहले इस फाइल को सेव, कंट्रोल एस करके इसको सेव कर दिया, ठीक है। तो ये एक दफा सेव होगी। अब मैं इस फाइल को यहाँ पे, ये मैं प्लेस करके कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं प्लेस करूंगा, फाइल प्लेस। और हमारी फाइल कहाँ पे आई, जो हमने सेव की हुई है वो डाउनलोड्स के अंदर पड़ी है, हमने उसी जगह पे सेव कर दिया दिस वन। मैं इस फाइल को यहाँ पे लेके आऊंगा, ये आएगी कंपाउंड में। हम अभी भी डायरेक्टली यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन अब इलस्ट्रेटर को साथ साथ यहाँ पे यूज करेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल अब हमें डिजाइन के अंदर लगा के वो इसकी शर्ट का यहाँ से कलर जो है ना वो चेंज करना है हमने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली साथ में हमारा इलस्ट्रेटर ऊपर है, हम यहीं पे उसका कलर चेंज करेंगे, ठीक है। तो उधर कलर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे आके इसका मैंने कलर चेंज किया, फॉर एग्जांपल दिस वन पिंक कर दिया। और अब मैं सबसे पहले इस फाइल को मुझे सेव करना पड़ेगा। अब गौर कीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास एक एरर आ रहा है, पहले तो मैं उस एरर को रिमूव कर देता हूँ। वो एरर इस चीज का होगा डेफिनेटली, बिल्कुल, क्योंकि टेक्स्ट बहुत ज्यादा यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है। मैं थोड़ा सा टेक्स्ट डिलीट कर लेता हूँ। चलें, एक एरर तो हमारे पास खत्म हुआ ना, अब 0 0 एरर हो गया। अब यहाँ पे मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, लेकिन यहाँ पे अप्लाई अभी तक नहीं हुआ। उसकी रीजन ये है कि मैंने अभी इस फाइल को दोबारा से सेव नहीं किया। तो मैं दोबारा से इसको जस्ट कंट्रोल एस करके सेव कर देता हूँ एक दफा, ओके। तो वो फाइल को सेव कर देगा, सेव होगी। और जैसे ही मैं अपने इन डिजाइन के ऊपर आऊंगा तो यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ, लेकिन साथ ही मुझे एक नीचे वार्निंग आई है रेड कलर की कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया है।
वो प्रॉब्लम क्या आया वो सबसे पहले मैं इसको ओपन करके यहाँ पे डिफाइंड प्रोफाइल के ऊपर जाके एरर चेक करूंगा कि एरर है क्या। तो यहाँ पे सॉरी डिफाइंड प्रोफाइल के अंदर टेक्स्ट कहते हैं प्री डिफाइंड, ये देखें मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, डिफाइंड के ऊपर नहीं, इससे ऊपर वाला जो ऑप्शन है प्री फ्लाइट पैनल, इसके ऊपर आएंगे तो इसके ऊपर हमें जितने भी एरर्स हैं वो सारे लिस्ट हुए मिलेंगे। तो सबसे पहले इसको दो तीन तरीके होते हैं चेक करने का। सबसे पहले तो आपको यही रेड से ही पता चलता है ना कि एरर आया। एरर क्या आया, अब लिंक्स, ये देखें लिंक्स और नीचे लिखा हुआ है मॉडिफाइड लिंक। वो कह रहा है कि आपकी इस फाइल के अंदर एक लिंक लगा हुआ है जो कि मॉडिफाइड करने की जरूरत है, क्योंकि वो पीछे से मैंने चेंज कर दिया उसको, तो इधर उसको मॉडिफाई हमने किया नहीं है अभी तक, ठीक है। तो इस वजह से, और उसको मजीद उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे वो उसका नाम भी बताएगा। फॉर एग्जांपल आपकी 100 पेजेस की एक फाइल आप बना रहे हैं तो उसके अंदर आपको कैसे पता चलेगा कौन सा लिंक मॉडिफाई हुआ है। तो आप इसके ऊपर जैसे डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो वो आपको डायरेक्टली उसके ऊपर, ये देखिए उसने हाईलाइट इसको कर दिया सिलेक्ट करके कि ये लिंक है मॉडिफाई करने वाला। इसको अब हम मॉडिफाई करेंगे सिंपली ये, क्योंकि एक लिंक है तो फाइल के अंदर मल्टीपल जितनी भी आपकी इमेजेस हैं ईच एंड एवरीथिंग वो लिंक्ड है सारी चीजें। तो मैं यहाँ पे जाके ये देखें लिंक की ऑप्शन लिंक, और यहाँ पे ये देखें इसी फाइल के सामने उसने एक मुझे वार्निंग का ऑप्शन येलो कलर का दिया हुआ है कि ये लिंक जो है ना ये मॉडिफाई हो चुका है बैकएंड के ऊपर। तो मैं सिंपली इसको जाके यहाँ से अपडेटेड लिंक के ऊपर इसको मैं कर दूंगा, या यहाँ पे अगर आप डबल क्लिक कर दे तब भी ये अपडेट हो जाएगा। अगर मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं इसको अपडेट करूंगा तो मेरा लिंक मॉडिफाई होगा, साथ ही मेरे एरर 0 हो गया, यहाँ पे से भी वो फाइल गायब हो गई है, ठीक है। तो ये काम अगेन कहीं पे भी कोई फाइल के अंदर इशू आ रहा है, फॉर एग्जांपल इस जगह पे आ रहा है और मैं कोई 100वें पेज के ऊपर और मुझे यहाँ पे एरर शो हो रहा है, कहाँ पे है, आप इसको प्री फ्लाइट पैनल को ओपन करेंगे टेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर, यहाँ पे आपको सारे नजर आएंगे। यहाँ पे आपको पता, अब पहले यहाँ पे लिखा हुआ था लिंक, अब यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट, इसका मतलब है कि टेक्स्ट के अंदर कोई इशू आ रहा है किसी जगह पे। आप टेक्स्ट को ओपन करेंगे और वो आपको बता रहा है कि ओवरसेट टेक्स्ट का इशू आ रहा है। आप इसको दोबारा से ओपन करेंगे टेक्स्ट फ्रेम पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ले आएगा, तो आपको पता चल गया वो यहाँ पे इशू आ रहा है, तो आप इसको जस्ट इंक्रीज कर देंगे। ओके जी, अगेन इसी तरह से अगर मैं इस फाइल का नाम, फॉर एग्जांपल ये बंदी की हमने जो पिक्चर ली थी, हमने ये ली थी जी डाउनलोड्स के अंदर, आई थिंक हमारे पास पड़ी हुई थी ये इमेज। यहाँ चले मैं यहाँ पे एक और इमेज ले लेता हूँ, फाइल प्लेस और डाउनलोड्स के ऊपर हम जाते हैं और यहाँ पे एक इमेज इस बंदे की इमेज तो उठा के यहाँ पे मैं प्लेस करता हूँ। देखिए अब क्या हुआ, ड्यूरिंग डिजाइन आपने इस इमेज को जो है ना वो चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया, मतलब जो भी आपने किया। अब हम इसको करते हैं, इवन दो मैं इसका जस्ट नाम चेंज करने लगा हूँ, रीनेम, और इसका नाम रख देता हूँ YDFGH और ओके कर देता हूँ। और अब आप अपने इन डिजाइन के अंदर आएंगे तो चेकिंग कर रहा था, उसने 1 एरर शो कर दिया कि आपकी जो फाइल है, क्योंकि उसने तो नेम से उस फाइल को तलाश करना है ना, तो उसका नहीं मिल रही क्योंकि हमने नाम ही चेंज कर दिया इसका। तो आप अगेन यहाँ पे लिंक्स के अंदर आपको नजर आ जाएगा, ये देखें क्वेश्चन मार्क उसके आगे आ गया, तो आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो वो मॉडिफाई कर देगा। अब वो दोबारा इसको मॉडिफाई वो नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि किधर है ये फाइल, या उसके ऊपर तो वार्निंग का ऑप्शन था ना, वो तो हमने जिस सिंपली मॉडिफाई की थी लेकिन नाम वही था, लेकिन यहाँ पर नाम ही चेंज कर दिया हमने। तो हम जैसे इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो वो हमें कहेगा कि अब बताओ वो फाइल कहाँ पे, उसे नहीं पता कि तुमने नाम चेंज किया या उसकी लोकेशन ही चेंज कर दिया। तो हम उसको दोबारा जाके डेस्टिनेशन के ऊपर लेके जाएंगे, डी के ऊपर करेंगे और फॉर एग्जांपल दिस वन, इसको दोबारा से ओके कर देंगे तो वो प्लेस इम्बेड होगी। अब फॉर एग्जांपल अब एक इशू आ गया, एक तो इमेज ये लगी हुई है ना, मैं कुछ और इमेजेस लेता हूँ यहाँ पे इस पेज के ऊपर या इस पेज के ऊपर रखते हैं, फाइल प्लेस और कुछ इमेजेस हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन दिस वन दिस, सारी इकट्ठी भी इमेज सेलेक्ट हो सकती है। मैं कंट्रोल प्रेस करके सारी इमेजेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ, दिस वन दिस वन दिस वन, पर इतनी इमेजेस हमने यहाँ से उठा ली हैं, क्योंकि इनको रहने देते हैं। कंट्रोल डी प्रेस करके दोबारा मैं चेक कर रहा हूँ, ये वाली 3-4 इमेज इसको भी उठा लेते हैं बारी बारी करके। मेरे पूरे फाइल के अंदर एक ये इमेज लगी है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक, हाँ ये इमेजेस लगी हुई हैं और ये मैंने किसी एक फोल्डर के अंदर रखी हुई। अब मैं अगर उस फोल्डर का नाम ही चेंज कर देता हूँ, या बाज़ दफा आप प्रोडक्ट कैटलॉग में बना रहे होते हैं, वहां पे हजारों की तादाद में इमेजेस होती हैं प्रोडक्ट्स की, और अगर आपने उस फोल्डर को उठा के किसी और जगह पे रख दिया है, जैसा कि मैं भी करने लगा हूँ, ये देखें मैंने ये इमेजेस तकरीबन यहाँ से उठाई हैं,
चेक कर लेता हूँ, तकरीबन यहाँ से उठाई हैं, यहाँ से ये भी इंक्लूडेड है इसमें, तो यहाँ तक। अब मैं इनको जस्ट कंट्रोल एक्स करूंगा और मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना देता हूँ सैंपल के नाम से, और मैं ये सारी फाइल्स इसके अंदर रख देता हूँ। मैंने वहां से ये फाइल्स उठा दी हैं, उनकी डेस्टिनेशन चेंज हो गई। अब मैं InDesign के अंदर आऊंगा और वो सबसे पहले ये देखें 5 एरोज इसने शो कर दिया फॉर कि ये पांचों की पांचों इमेजेस जो थी ना, इनकी लोकेशन चेंज हो गई है। अब आप क्या करेंगे, तो अब मैं अगेन इसके ऊपर जाऊंगा, इस पर डबल क्लिक करूंगा और मैं इस फाइल का डेस्टिनेशन जहां से इसको बताऊंगा, दिस वन ओपन, और ये देखें जैसे ही ओके मैंने इसको किया और उसने ऑटोमेटिकली बाकी जो सारी इमेज थी उनकी ऑटोमेटिकली लिंक वहां से उठा ली। तो मुझे जस्ट एक इमेज को चेंज करने की जरूरत पड़ी है। तो जब आप, इसलिए मैं कहता हूं जब आपने डिजाइन के ऊपर वर्क करनी है इस तरह की चीजों के ऊपर, तो कोशिश करें एक फोल्डर बना के उसके अंदर सारी फाइल्स रखें, ताकि अगर आप गलती से फोल्डर को चेंज कर दें या वो इमेज अपडेट हो जाए आगे पीछे हो गया, तो वो एक ही लिंक के अंदर वो सारी फाइल। अब अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास हजारों फाइल्स पड़ी होती हैं, हजारों लिंक्स लगे होते हैं, इतनी मुश्किल मेरे लिए हो जाती थी कि एक एक चीज पे जाके मैं दोबारा 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 उसके लिए तो फाइल अटैच करता, तो काफी मुश्किल हो जाना। ओके जी, अब अगेन हम यहाँ पे एक और चीज को स्टडी करते हैं जो कि है लोगो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लोगो है, अब ये बात आपने बहुत गौर से सुननी है। अब ऐसे आप भी देख लेना, खास करके जब हमारे पास ये एक फाइल है, मैं सिंपली वर्ड मार के यहाँ पे लोगो बनाता हूँ, इसका नाम रख लेते हैं जी फॉन्ट का गौतम बोल्ड के अंदर, और यहाँ पे एक हमारे पास लोगो है फॉर एग्जांपल जी अडोबी का लोगो है, ठीक हो गया। तो इसको सबसे पहले तो मैं इलस्ट्रेटर के अंदर काम कर रहा हूँ, तो मैंने उस दिन भी बताया था कि अगर मुझे इसको चेंज करना है तो मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके इसको एक्सपेंड करूंगा, लेकिन दूसरी ऑप्शन भी हमारे पास होती है, हम इसको यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके तो क्रिएट आउटलाइंस कर देंगे, तो तब भी वो उसको एक्सपेंड ही करेगा। क्रिएट आउटलाइंस करेंगे तो अब हमारा लोगो सारा जो है वो अलग अलग हो चुका है। मैं इसको अनग्रुप करता हूँ, तो इसको थोड़ा सा पास लेके चलते हैं, दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, ये मेरे पास एक रफ सा लोगो है, चले पहले, और इसको मैं एक यहाँ पे फाइल क्रिएट करता हूँ। अब आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि हम इलस्ट्रेटर के अंदर काम कर रहे हैं, फोटोशॉप के अंदर नहीं कर रहे हैं। अब मैं इसको एक ग्रेडियंट कलर देना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ये जो लोगो है ना ये ग्रेडियंट कलर का हो। यहाँ तो एक तो ऑप्शन ये है ना, ये देखें यहाँ पे हम करते हैं एक कलर इसका पहले चेंज करते हैं, इसको कलर कर देते हैं कोई भी ग्रीन येलो इस कलर का। अब मैं चाह रहा हूँ ये जो कलर है ना ये ग्रेडियंट कलर का हो, रंग बिरंगा हो, या दो कलर का मिक्सचर हो, या जैसे भी है। तो एक तो ये है कि मैं सिंपली इसी को ही ग्रेडियंट डायरेक्टली दे दूं, या दूसरा तरीका क्या है, मेरे जो काम करने का तरीका है वो ये है कि मैं इसको पहले एक कलर दे देता हूँ ग्रेडियंट। मैं यहाँ पे ग्रेडियंट के ऊपर गया, यहाँ से अपना ग्रेडियंट चूज किया। इलस्ट्रेटर के अंदर ग्रेडियंट देने का तरीका क्या होता है, वहां पे तो ब्लेंडिंग ऑप्शन जाके ग्रेडियंट आप करते हैं ना, तो यहाँ पे आपने जैसे इसको रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, यहाँ पे आपके पास ग्रेडियंट आएगा, और ये वो ग्रेडियंट की लाइन है जिसको आपने ग्रेडियंट करना है। यहाँ पे अगेन आपने मेक श्योर करना है कि फिल ऊपर है और स्ट्रोक नीचे है। इलस्ट्रेटर के अंदर सबसे बड़ी चीज यही होती है, ठीक है। तो मैं फिल को स्ट्रोक करने जा रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले जैसे ही इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये देखें मेरा ग्रेडियंट उसने ये चेंज कर दिया यहाँ से। अब मैं यहाँ से अपना ग्रेडियंट चेंज करूंगा, सबसे पहले इस पॉइंट को चेंज करना है, मैंने ये वाला इसको सिलेक्ट किया और इसके ऊपर तीन डबल क्लिक करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से जाके कोई भी अपना कलर सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जी दिस वन, ओके सॉरी, यहाँ पे सिलेक्ट करके और साथ में मुझे इस ग्रेडियंट को अनेबल यहाँ से करना है, ओके। इस साइड से भी ग्रेडियंट ओके ऑन है, इस भी। अब मैं इसको करूंगा, अब इसके ऊपर डबल क्लिक कर रहे हैं, यहाँ अगेन आपके पास ये कलर पिकर भी है, आप इसकी हेल्प से भी कलर पिकर मैंने लिया, तो यहाँ से जाके इसको ड्रॉप कर दिया। एक कलर तो मेरा हो गया ये, दूसरा कलर ये वाला, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। यहाँ मेरे पास अगेन यही कलर है जी ब्लैक, तो मैं यहाँ से ब्लैक, अब ये मेरा एक डार्क ग्रीन टू डार्क ब्लैक की तरफ एक मेरा लोगो कलर। अब मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल जी, मैंने ग्रुप कर लिया। सबसे पहले तो अनग्रुप करता हूं, मैं यहाँ पे इसको कलर देने जा रहा हूँ, कलर पिकर चूज किया। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये सारी प्रॉपर्टीज कॉपी कर लेंगे,
ठीक है। ये जो टेक्स्ट है ना, ये इस रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज को कॉपी करेगा। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है इस टाइम रेक्टेंगल की, इसके ऊपर एक ग्रे कलर को ही कॉपी कर लेगा। तो मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखिए उसने सारी प्रॉपर्टीज कॉपी कर ली है। लेकिन यहाँ पे एक आपको प्रॉब्लम नजर आ रहा होगा, वो क्या प्रॉब्लम है, उसने हर एक को अलग अलग ग्रेडियंट क्रिएट किया। ये देखें, ये ग्रीन से शुरू हुआ है, ब्लैक पे खत्म हो रहा है, फिर ग्रीन से शुरू हो रहा है, ब्लैक पे खत्म। मैं नहीं, ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि ये यहां से ग्रीन से शुरू करे, थ्रू आउट ये पूरे के अंदर जो है ना वो ग्रेडियंट को इम्प्लांट करे। ये प्रॉब्लम कहां पे सॉल्व होगी, ये होगी बेसिकली हम इसको कंपाउंड पाथ करेंगे। ये जो हमारा पूरे का पूरा टेक्स्ट है ना, ये इस टाइम हर एक कैरेक्टर अलग है, इसीलिए उसने हर कैरेक्टर को अलग अलग कलर दिया है। मैं इसको सेलेक्ट करके और ऑब्जेक्ट्स के ऑप्शन में जाके क्लिपिंग मास्क के बिल्कुल नीचे है कंपाउंड पाथ, तो मैं इसको मेक कंपाउंड करूंगा। मैं जैसे इसको मेक कंपाउंड करूंगा, ये देखिए अब मेरा एक कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब है कि एक ही हिस्सा है वो सारा, ठीक है। तो कंपाउंड मैं उसको पास करता हूँ। एक तरीका तो ये है, एक तरीका और भी है। हम इसको ऐसे सिलेक्ट करते हैं, सॉरी ग्रुप करके नहीं होगा, ग्रुप ग्रुप तो हुआ, कंट्रोल जी तो मैं कर रहा हूँ, इसको ग्रुप तो कर रहा हूँ। ग्रुप करके वो नहीं करेगा जब तक ये कंपाउंड पाथ नहीं होगा। और इसके लिए एक तरीका और आमतौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी, ये देखें पाथ फाइंडर के अंदर, कि आप इसको यूनाइट कर दें, एक ही बना दें सारे को। वहां पे इशू क्या आता है बेसिकली, जब आप इसको यूनाइट कर देते हैं, लेट मी यूनाइट दिस, यहाँ पे यूनाइट ये तब होगा ये जब थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई लोगो इस तरह का है, यूनाइट तभी करेगा जब ये थोड़े से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे, दिस वन, ठीक है। अब मैं इसको जाके यहाँ से यूनाइट कर दूं, तो ये यूनाइट करके भी उसका जो है ना वो सारा को इस तरह से इकट्ठा कर देगा। अब मैं इस जो ये जो मेरा पार्ट है ना, अगर मैं यहाँ पे इसको अब मैं इस लोगो को, एक तो ये था और एक ये कंपाउंड पाथ वाला था, हम इसको भी ले आते हैं और ऑब्जेक्ट क्लिपिंग पास, सॉरी कंपाउंड पाथ, और मेक कंट्रोल 8 से भी आप डायरेक्टली बना सकते हैं। सबसे पहले मैं इस लोगो को लेके जाता हूँ इलस्ट्रेटर के अंदर, उसके सॉरी इन डिजाइन के अंदर। मैं यहाँ पे एक पेजेस और क्रिएट कर देता हूँ। ये तो आ गया डायरेक्टली मेरे पास एक ईपीएस के फॉर्म में। मैं इसको इजीली अनग्रुप करूंगा और मैं कोई भी कलर चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कलर रख लिया ये, ठीक है। उसके बाद मैं इसको कंट्रोल जी ग्रुप किया, मैं जितना बड़ा इसको मर्जी स्केल कर लूँ, इस स्केल पे ले आऊँ, इस स्केल पे ले आऊँ, मैं मुझे कोई इशू नहीं आ रहा इसके अंदर, क्योंकि आ रहा है कोई इशू नहीं ना आ रहा, हम इजीली इसको मैनेज कर पा रहे हैं। लेकिन जब आप इस तरह का एक ग्रेडियंट उठाएंगे, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं जो यूनाइट किया था, मैंने इसको उठाता हूँ, इसको उठा के और यहाँ पे मैंने इसको किया पेस्ट, ये चीज है। और आप देखेंगे कि अब एक तो मैं इसका कलर चेंज नहीं कर सकता, अगेन वही चीज, चलो मैं समझता हूँ मुझे कलर चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मैं लोगों को अगर थोड़ा बड़ा या छोटा करना चाहता हूँ, तो वहां पे भी मेरे पास प्रॉब्लम आ जाएगी। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी, एक तो ये ना कि ये कंटेनर के अंदर है, फॉर एग्जाम्पल कंटेनर को छोटा कर दूँ, तो अब मैं इस, अब देख रहे हैं एक एक, अब इशू क्या आ रहा है, इस कंटेनर के अंदर हमारे पास दो तीन जो ना वो ऑप्शंस नजर आ रही हैं। एक तो ये पार्ट है, ये जो दायरा नजर आ रहा है, एक तो ये है। अब हमें समझ नहीं लग रही कि ये मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ ये, लेकिन ये लोगों को सिलेक्ट क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट करके देखता हूँ, ये जो नजर आ रहा है यहाँ पे, कि अब मैं लोगों को छोटा बड़ा कैसे करूँ, यहाँ पे मेरे लिए काफी प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। मैं इसको चेंज करके देखता हूँ, चलिए ठीक है। तो ये देखिए फॉर एग्जाम्पल दिस वन, मैं इसको इस लेवल पे लेके जाता हूँ दिस वन, तो मेरा वो सारा ब्लैक कलर ही गायब हो गया, ठीक है। ग्रेडियंट खराब हो जाएगा आपका। तो जब आप कोई भी ग्रेडियंट का एलिमेंट इन डिजाइन के अंदर लेके आएंगे, उसके लिए बेस्ट तरीका करके है कि आप उसकी एक इलस्ट्रेटर की फाइल ईपीएस की सेव करें, जैसा कि हमने इसके लिए किया था। ये जो ऊपर ये डिजाइन था, इसके लिए एक इलस्ट्रेटर की फाइल को अगर किसी क्लाइंट का लोगो ग्रेडियंट के अंदर है, तो तब आप उसके लोगो को पहले ईपीएस के अंदर सेव करेंगे और फिर उस फाइल को यहाँ पे लिंक करेंगे और उसको यूज करेंगे। अदरवाइज आप जब भी उसको उसका स्केल डाउन स्केल अप करेंगे तो वो खराब हो जाएगा, ठीक है। ये काम आपने करना, ओके जी। अब हमारे पास नेक्स्ट जो चीज जो उस दिन हमारे पास रह गई थी, मैं इनको थोड़ी देर के लिए डिलीट कर रहा हूँ सबको यहाँ से, इतना
और फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक, अब समटाइम ऐसा होता है, ये तो हमारे पास था ना कि ये टेक्स्ट सारा क्लाइंट ने आपको उसके अंदर दिया है, पीडीएफ फॉर्मेट में दिया, या चले उसने कहा दी मेरी वेबसाइट से उठा लो, हम कॉपी पेस्ट करते हैं, वो प्रॉपर्टीज को सेम रखता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम इसको एक मिनट के लिए कोई ऐसी, जैसे कि हमने बैकग्राउंड डिजाइन के लिए किया था कि हम जो मास्टर पेजेस को हमने डिजाइन किया था, एक प्री डिफाइंड पेजेस बना दिए थे, हर जगह पे अप्लाई हो रहे थे, तो हम इसको भी एक पैराग्राफ के अंदर जाके हम एक इसको प्री हेडिंग कह देंगे कि ये हमारी हेडिंग 1 है, ये हेडिंग 2 है, ये हेडिंग 3 है, ये टेबल के आगे हेल्प करेगी जब हम टेबल पढ़ेंगे। तो मैं सबसे पहले इसके ऊपर इसको सिलेक्ट करता हूँ, अपने पैराग्राफ के अंदर आता हूँ, पैराग्राफ स्टाइल के अंदर आपने मेक श्योर करना है, एक हमारे पास पैराग्राफ सिंपल है, एक है पैराग्राफ स्टाइल, तो हम पैराग्राफ की स्टाइलिंग करने जा रहे हैं। विंडो के अंदर आएंगे तो यहाँ पे भी आपको पैराग्राफ स्टाइल्स मिल जाएंगे, जो कि आपके टाइप एंड टूल्स के अंदर एक ये पैराग्राफ है, और यहाँ पे हमें पैराग्राफ स्टाइलिंग भी मिलेगी कहीं ना कहीं पे, आउटपुट, उसके बाद इंटरेक्टिव, हाइपरलिंक, ऑब्जेक्टिव पैराग्राफ, कमेंट, स्टाइल्स के अंदर आपको यहाँ पे पैराग्राफ स्टाइल मिलता है। तो पैराग्राफ स्टाइल अलग है, कैरेक्टर अलग है, पैराग्राफ अलग है। तो पैराग्राफ स्टाइलिंग के ऊपर अब आप नोट कीजिएगा, ये बहुत ध्यान से करने वाली चीज है। मैंने सबसे पहले इसको सिलेक्ट किया, मैंने इसको सारे कलर्स दे दिए, डिजाइन दे दिया, ईच एंड एवरीथिंग मैंने इसको कर दिया, मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ पे इसका क्या नाम है, बेसिक पैराग्राफ, पैराग्राफ स्टाइलिंग के अंदर, सॉरी, इन डिजाइन की फाइल, मेरा इन डिजाइन ऑटोमेटिकली बंद हो गया, आई डोंट नो कि क्यों हुआ वो बंद, मैं इसको दोबारा से ऑन करता हूँ, कर देता हूँ। चलें, यहाँ पे जो आप क्या लेंगे, इसको ग्रेडियंट फीदर है ऐड करने के लिए। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो मेरी इमेज है ना, ये इस साइड से थोड़ी सी ग्रेडियंट की शक्ल में फीदर, इसको मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करके, ये मेरे पास ग्रेडियंट फीदर है, ग्रेडियंट बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ है, तो मैं इसको अगर इस तरह से, इस तरह सेट करूंगा, सॉरी मैं उल्टा कर दिया, इस साइड से शुरू होकर इस साइड से इस तरह से ब्लर हो जाए, मैं सिंपली इसको इस तरह से ब्लर भी कर, ये बहुत कम जरूरत पड़ती है इनकी आमतौर पर, ठीक है। तो ये भी काम हम कर सकते हैं। अगेन बाकी छोटे मोटे वही सारे टूल्स हैं, कोई इसमें कोई नई चीज नहीं है, अगर कोई हुई तो दोबारा। अब हमारी दो और इसके अंदर चीजें रह गई हैं, एक हमारा रह गया इंटरेक्टिव पीडीएफ, कि पीडीएफ के अंदर जब को पीडीएफ, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फाइल है, अब ऐसी भी फाइल्स होती है इंटरेक्टिव पीडीएफ उनको कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक पीडीएफ है, मैं चाहता हूं कि मैं इसके ऊपर, यहाँ पे ये देखें, ये एक इंटरेक्टिव पीडीएफ है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मुझे डायरेक्टली उसकी वेबसाइट के ऊपर ले जाएगी, ठीक है। इसने भी वो आई डोंट नो कि क्यों वो क्लिक नहीं हो रही, लेकिन जब, हाँ ओके हो गया, तो जब मैं इसको, ये देखें, अब मुझे डायरेक्टली वो उस फाइल के अंदर लेगा। और पीडीएफ ऐसी भी होती हैं, फॉर एग्जांपल एक 1000 पेजेस का कैटलॉग है, और आप इस टाइम पेज, फॉर एग्जांपल 999 पेज के ऊपर, 999 पेज के ऊपर हैं आप, इस टाइम 1000 पेजेस का कैटलॉग है, आप चाह रहे हैं कि आप वापस पेज 1 के ऊपर जाएं, या आप कह रहे हैं कि आप उसके इंडेक्स पेज के ऊपर जाएं, तो क्या अब आप यहां से दोबारा सारी लाइन ऊपर लेके जाएंगे, या उसको स्क्रॉल कर करके ऊपर लेके जाएंगे? नहीं, हम इधर ही एक बटन ऐड करेंगे, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको इंडेक्स पेज के ऊपर ले जाएगा। अब इंडेक्स पेज के ऊपर फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि जी पेज नंबर 886 के ऊपर जो टॉपिक है ना, मैं उसे पढ़ना चाह रहा हूँ, तो आप क्या स्क्रॉल करके उसे नीचे लेके आएंगे 886 नंबर के ऊपर? नहीं, आप वहीं पे इंडेक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको पेज 886 के ऊपर लेके आ जाएगा। इसी तरह हम पीडीएफ के अंदर वीडियोस लगा सकते हैं, कि आप एक पीडीएफ ओपन कर रहे हैं तो उसके अंदर ही एक वीडियो चलनी शुरू हो जाएगी, वो भी पीडीएफ होती है, ठीक है। लेआउट्स आते हैं डिफरेंट, ये तो ये इंटरेक्टिव पीडीएफ की टाइप्स होती हैं, तो उसको हम फिर पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये जो पढ़ा है इसको अप्लाई करें, और खास करके ये जो इलस्ट्रेटर की फाइल्स हैं इनको वहां पे लेके जाके इंटीग्रेट करके देखें, ये काफी आपके लिए आसानी पैदा करेगी। जी लोगो हम अभी करेंगे, लोगो जितने भी हैं वो आमतौर पर रिकमेंडेड किया कि इलस्ट्रेटर के अंदर बनाएं आप, अब आम बनाने को फोटोशॉप के अंदर भी बना लेती है, लेकिन वो इलस्ट्रेटर के अंदर, क्योंकि लोगो एक ऐसी चीज है जो हमें हर हाल में कर, देखें एक चीज याद रखना, अगर आपके पास डिजाइन एलिमेंट के अंदर वेक्टर मौजूद है ना, किसी भी चीज का वेक्टर है, आप उसे किसी भी जगह पे, किसी भी शेप में, किसी भी कलर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, उसके क्योंकि उसकी टेंशन ही नहीं होती है आपको कि कलर खराब हो जाएगा, उसकी रेजोल्यूशन खराब हो जाएगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा उसके अंदर। तो जब आपके पास एक चीज फोटोशॉप के अंदर है तो वो तो एक रास्टर फाइल है आपके पास,
आप उसको कलर भी चेंज करने पड़ेंगे तो इलस्ट्रेटर अंदर ला के पहले उसको ट्रेस करेंगे, फिर उसके जाके कलर चेंज करेंगे, यहाँ ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंदर जाके उसको एज इट इज कलर दे देंगे।